हाय फ्रेंड्स, माय नेम इमोज और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड़ावन जीके पर। आज हम आपसे जीके के 20% पूछेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो नीचे कमेंट करना और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करना कि मेरे इन 20 प्रश्नों में से इतने सही हुए। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो आप घबराएं नहीं, आप यहाँ से क्लियर करके जाएँ। ठीक है, मैंने वही प्रश्न आपके लिए कलेक्ट किए हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्ञान बढ़ाते हैं और ज्ञान सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है। जो अपने संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी मूलतः भाषाएं जो शामिल है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि 14, दूसरा 15, 16 या फिर 18। तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी संविधान की जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं मूलतः शामिल है। 14 भाषाएं कौन कौन सी है, लो मैं आपको बता देता हूँ 14 भाषाएं कौन कौन सी है। पहली है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़ीसा और पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं अपनी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, दोबारा और दोहरा देता हूँ। ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, ठीक है, और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। जो अपने भारत देश की, अपनी इंडिया की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, यानी कि बहुत पुरानी लिपि कौन सी है। लिपि का मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखी जाती है। ठीक है, हाथ से जो लिखे जाने वाली लिपि है। जो भारत की सर्वाधिक लिपि कौन सी है, सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। क्या सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी। तो मैं आपको बता दूं, जो भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वो अपने ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ठीक है, याद रखना ब्राह्मी लिपि। और अपनी हिंदी भाषा की जो वो है लिपि कौन सी है, वो अपने देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो अपना इंडिया है उसमें जो रेडियो प्रसारण हुआ वो किस वर्ष हुआ। तो आपके पास चार ऑप्शंस है। पहला है 1923 ईस्वी, दूसरा है 1930 ईस्वी, तीसरा है 1936 ईस्वी और चौथा है 1957 ईस्वी। जो आपको जो भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ वो किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ। ठीक है, जो भारत देश है उसमें रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये हुआ था अपने 1923 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। जो दूरदर्शन की जो प्रथम समाचार वाचिका थी वो कौन थी। आपके पास चार ऑप्शन है। अविनाश कौर सरीन, सोमनाथ जगदीश या फिर सलमा सुल्तान या फिर प्रतिमा पुरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथवे का कि दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। तो सही आंसर आ जाएगा प्रतिमा पुरी थी। ठीक है, प्रतिमा पुरी सही आंसर आ जाएगा। चलिए पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। यानी कि किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, यानी कि कौन है इनमें से कौन है जिसने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्या क्या मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, फिर अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का तोता स्वयं को कहा था अपने अमीर खुसरो ने, खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब छठे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है अमीर खुसरो कहाँ के थे, ये थे अपने पटियाला के थे, पटियाला। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि दो से संबंधित वो है छठा क्वेश्चन कि गुरु नानक का शिष्य लेना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जो गुरु नानक का जो शिष्य था लेना वो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या रामदास, अर्जुनदास, फिर अंगद या फिर अमरदास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अंगद। ठीक है, जो अपने गुरु नानक का शिष्य था लेना वो आगे चलकर किस नाम से जो हुआ, उसका सही आंसर आएगा अंगद। अंगद नाम से फेमस हुआ था ये अपने गुरु नानक का शिष्य। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा अंगद। चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने दो से संबंधित क्वेश्चन कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही थी। यानी कि दुख में तो सब सुमिरन करता है राम राम राम, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। तो ये पंक्ति किसने कही थी। क्या मीराबाई, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो सही आंसर आ जाएगा अपने कबीरदास। ठीक, कबीरदास ने कहा था कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। ठीक है, ये पंक्ति किन की है, कबीरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, अगर आपने सही सोचा है तो आपका सही, लेकिन आपने गलत सोचा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लियर करके जाए। ठीक है, चलिए आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। चार ऑप्शंस है। कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। तो सही आंसर आ जाएगा कि इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो सही आंसर आ जाएगा कथक नृत्य है। ठीक है, कथक नृत्य है। ठीक है, ये कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। हिंदी फिल्मों में अधिकांश नृत्य इसी शैली पर आधारित होते हैं। जो हिंदी फिल्में होती है अपनी, जो जिनमें जो अधिकांश जो होते हैं जो नृत्य है वो इसी शैली पर आधारित होते हैं। चलिए नवे क्वेश्चन की बात करते हैं। नवे क्वेश्चन अपना है कि एसएमएस का पूरा नाम क्या है। आपने हमेशा एसएमएस का प्रयोग तो किया ही होगा। ठीक है, तो एसएमएस यानी कि
SMS जो संदेश भेजते हैं उसका पूरा नाम क्या है? क्या स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, सॉफ्ट मैसेजिंग सर्विस, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो SMS का पूरा नाम है वो है अपने शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS का पूरा नाम। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या फिर 12 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैं आपको बता दूं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो अपने मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखना, ठीक है, 8 मार्च को। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको हर तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से लेकर साइंस से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस सब से एक दो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्या 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 11 जनवरी? तो सही आंसर आ जाएगा अपने कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है अपने 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सही आंसर 11 जुलाई। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 5:3, दूसरा है 3:2, तीसरा है 3:4, चौथा है 2:3। तो मैं आपको बता दूं जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है अपने 3:2, ठीक है, 3:2 है। सही आंसर दूसरा ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई किसी का भी प्रश्न का आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, मैं आपका देखूंगा बाद में। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यानी कि जो सबसे छोटा पक्षी है उसकी लंबाई लगभग सेंटीमीटर में गिनी जाती है, ठीक है। तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? क्या गोरैया या फिर शुतुरमुर्ग या फिर हमिंग बर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं जो सबसे छोटा पक्षी है वो है अपने हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड है अपने सबसे छोटा पक्षी, ठीक है। हमिंग बर्ड का एक और हिंदी में नाम है गुंजन पक्षी, ठीक है, गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है अपने हमिंग बर्ड को, ठीक है, गुंजन पक्षी। ये बहुत ही छोटा पक्षी है, ठीक है, बहुत छोटा, यानी कि सबसे छोटा पक्षी है अपने हमिंग बर्ड। इसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? यानी कि जो सबसे ऊंची सड़क है वो कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उटुरुकु रोड, दूसरा है लेह मनाली मार्ग, तीसरा है कमजांग ला सड़क या फिर चौथा है मार्सी में एक ला सड़क। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊंची सड़क है वो अपने लेह मनाली सड़क है, ठीक है, लेह मनाली सड़क है जो लेह और मनाली को आपस में जोड़ती है, सबसे बड़ी सड़क है, ठीक है। ये बहुत ही कम खुलती है ये सड़क, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर लेह में जो सर्दी के मौसम में बर्फ़ भारी होती है इसलिए कम खुलती है। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन अपना है पुस्तक से संबंधित है कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या फिर नागार्जुन या कालिदास। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक अपने हैं नारायण पंडित, ठीक है, नारायण पंडित सही आंसर आ जाएगा, हितोपदेश पुस्तक के लेखक है। चलिए 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? कि भाई जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? क्या आपके पास 4 ऑप्शन है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, याद रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? यानी कि जो भारत की जो 100% भूमि का कितना प्रतिशत, जो भारत की जो 100% भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? क्या 52.7% या 56.3% या फिर 65.3% या 70.7%? तो सही आंसर आ जाएगा 52.7%। जो भूमि है भारत की वो 52.7% भूमि कृषि कार्यों में संलग्न है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन अपना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? जो अपने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका फिर इंग्लैंड। तो मैं आपको बता दूं जो अपने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम अपनी हुई थी इंग्लैंड देश से हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड देश से हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम। चलिए 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः होते हैं, यानी कि शहद में मुख्यतः क्या होते हैं शहद में मुख्यतः? तो 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो सही आंसर आ जाएगा शहद में मुख्यतः होते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज़्यादा शहद में, ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि मुख्य वायु प्रदूषक क्या है? जो मुख्य वायु प्रदूषक है वो क्या है, यानी कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है? क्या CO है या फिर CO2 है या फिर N2 है या फिर गंधक है? तो सही आंसर आ जाएगा मुख्य वायु प्रदूषक अपने CO है, CO, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है मुख्य वायु प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO सही आंसर आ जाएगा। चलिए 21वें बोनस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि
चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको अपन चाकू से भी काट सकते हैं? क्या लोहा, सीसा या फिर सोडियम या फिर तांबा? तो सही आंसर आ जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को अपन चाकू से काट सकते हैं। अगर आपको सोडियम की जगह यहाँ पर और कोई भी दे दे कि लिथियम, पोटेशियम या फिर सोडियम, तो सही आंसर आ जाएगा सोडियम भी सही है, लिथियम भी सही है और पोटेशियम सही है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको अपन स्टील के चम्मच से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 21 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो नीचे कमेंट करना कि क्यों नहीं अच्छी लगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही जीके जीएस के प्रश्न देखना चाहते हैं, यानी कि अपना ज्ञान बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल के आइकन है उसको दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कितने 20% में से कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।